तो गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में यानी जस्ट कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये लेसन मानवीय करुणा की दिव्य चमक उसको अच्छे से पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद मैंने उसकी व्याख्या की थी, तो वो व्याख्या आप लोगों ने सुन ली थी और मैंने एक वर्क दिया था आप लोगों को कि इस लेसन को घर से भी पढ़ना है। वो इसलिए क्योंकि अब जो पैटर्न है एग्ज़ाम का आपके, उसमें क्वेश्चंस 20 से भी आते हैं। तो जब आप लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप 20 से क्वेश्चन जो पुटअप होंगे उनका जवाब आप तभी दे पाएंगे। तो आज तो पहले मैं बुक से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर हैं पहले मैं उन सबको बताता हूं, फिर जो 20 से क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनको भी मैं साथ साथ पूछता जाऊंगा, या आपके मन में कोई हो तो आपको भी चांस मिलेगा पूछने के लिए, तो आप पूछ लीजिए। कल भी मैंने आप लोगों को चांस दिया था, आपसे कहा था कि आप जो भी क्वेश्चन आपके मन में बन रहे हो आप पुटअप कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन बेटा रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन, आप नाम बताइए अपना। आयुष गुप्ता। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा रीड करिए। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो सबसे पहले देवदार के बारे में जान लीजिए कि देवदार क्या होता है। एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा देवदार क्या होता है? आकांक्षा। देवदार एक पहाड़ों पर उगने वाला एक विशाल वृक्ष होता है। बिल्कुल सही जवाब है कि देवदार क्या होता है। देवदार पहाड़ों पर उगने वाला, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक विशाल वृक्ष होता है। और वो वृक्ष क्या होता है, काफी घना और बड़ा होता है, जिससे उसकी छाया कैसी होती है, शीतल होती है। ठीक है, यानी गर्मी के मौसम में अगर आप उस पेड़ की छाया में बैठें, आप अपने यहाँ से अगर समझना चाहें तो समझ लीजिए कि बरगद का पेड़, ठीक है, बरगद का पेड़ की छाया तो बहुत घनी होती है और शीतल भी होती है। तो देवदार की छाया, अब तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में था आपके फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों प्रतीत होती थी। तो जिस प्रकार, ध्यान से सुनना आंसर इसका, जिस प्रकार गर्मी के दिनों में या गर्मी के मौसम में देवदार का वृक्ष लोगों को अपनी शीतल छाया प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर की उपस्थिति, ठीक है, लोगों के समारोह में या लोगों के बीच फादर की उपस्थिति उनको शीतलता प्रदान करती थी, उनको धैर्य प्रदान करती थी, उनको सांत्वना प्रदान करती थी। ठीक है, इसीलिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी प्रतीत होती थी। समझ में आ गया सबको? अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पुटअप कर लीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन भी हैं, आप ऑफलाइन भी हैं, आप हर तरह से मेरे सामने हैं। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। है किसी के मन में कोई डाउट? एनी स्टूडेंट, अगर आप ऑनलाइन में कोई, अगर आपको डाउट है तो आप राइट करके भेज दीजिए। है किसी के मन में कोई डाउट? नो डाउट। बुक का आंसर भी सुन लेते हैं। तो बुक में कुछ स्पेशल शायद दे दिया हो, देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती थी क्योंकि वे हर उत्सव और संस्कार पर बड़े भाई और धर्मगुरु की तरह आशीष देने के लिए उपस्थित होते थे। देवदार वृक्ष के समान फादर मजबूत इरादे वाले सुगंधित व्यवहार वाले व्यक्ति थे। देवदार वृक्ष के भांति फादर की उपस्थिति की छाया सुखद और शीतल प्रतीत। एक ही बात है, उन्हीं शब्दों को इन्होंने थोड़ा और विस्तार से दे दिया। मैंने कुछ शॉर्ट शब्दों में यानी कुछ कम शब्दों का प्रयोग करके उसका जवाब दिया। जैसे मैंने कहा कि लोगों के समारोह में उनकी उपस्थिति, ठीक है, लोगों के समारोह में उनकी उपस्थिति कैसी होती थी? लोगों के समारोह में उनकी उपस्थिति लोगों को धैर्य प्रदान करती थी, सांत्वना प्रदान करती थी। तो उनकी उपस्थिति क्यों? क्योंकि वो एक बड़े भाई बुजुर्ग की तरह ही आशीर्वाद देते थे, लोगों को अपने आशीष से भर देते थे। ये हम लोगों ने लेसन में पढ़ा, तो इस बात का जिक्र किया जा सकता है अगर आप और डिफाइन करके लिखना चाहें तो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आकांक्षा। फादर के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो इसके बारे में आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं इसको। निम्न तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है, पहला पॉइंट, फादर बुल्के को हिंदी भाषा से विशेष प्रेम था। ठीक है, वह हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की उपेक्षा किए जाने से क्या हो जाते थे? विचलित हो जाते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उन्होंने हिंदी भाषा में ही अध्यापन कार्य किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में उन्होंने वो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। फोर्थ पॉइंट, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से
अपने शोध का इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, एमए किया, जो भी आपके बुक में है उसके अकॉर्डिंग आप लिखना, हिंदी भाषा से ही किया। ठीक, उन्होंने अपने शोध का विषय भारतीय संस्कृति के प्रतीक प्रभु श्री राम, यानी अर्थात प्रभु श्री राम कथा की उत्पत्ति और विकास, इस विषय को चुना। अपने शोध का विषय किसको चुना? राम कथा की उत्पत्ति और विकास जैसे सांस्कृतिक शीर्षक को चुना। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग थे। अगर चाहें तो इनको और पॉइंट को और इंक्रीज किया जा सकता है कि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, वो किसी भी धर्म के प्रति या धर्म, जाति और ऊंच नीच, अमीर गरीब, इस प्रकार का कोई भेदभाव उनके मन में कभी नहीं रहता था। वो सभी के साथ, सभी को बड़े भाई बुजुर्गों की तरह आशीर्वाद देते थे। तो इस तरह के इतने सारे पॉइंट मैंने बता दिए, इनमें से कोई भी पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसका फुल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर अभी भी आपके मन में यानी डाउट है, कोई भी किसी के मन में भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लीजिए। बोलिए बेटा, है किसी के मन में कोई डाउट? आई होप कि मैंने अच्छे समझा दिया इसको, अब आप कर पाएंगे और इसको आपको अपने नोट में कंप्लीट भी करना है। ओके, नो डाउट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, गुरसरन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। गुड। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। वो प्रसंग दिखाना है जिनसे ये चीज सिद्ध हो जाए कि फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो आई होप कि ये तो मैंने लेसन जब रीड कराया था क्लास में तो आप लोगों ने इंडिकेट किया होगा। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ इंडिकेशन दे लीजिए, आप लोग जरा ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आकांक्षा क्या आप हमें बताएंगे? बताइए। सर, हिंदी प्रेम उनका प्रकट करने के लिए सबसे पहली चीज तो जहाँ पर भी वो जिस मंच पर जाते वहाँ पर हिंदी को राष्ट्र भाषा, बिल्कुल सही। पहला जवाब ये है कि वो हमेशा हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। ठीक है, और जिस मंच पर भी जाते थे वहां हिंदी के पक्ष में अकाट्य तर्क देते थे। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इस चीज को किया था कि नहीं? हिंदी भाषा के पक्ष में अकाट्य तर्क देते थे। हिंदी भाषा की जब लोग उपेक्षा करते थे तो वो कैसे हो जाए, रुष्ट हो जाते थे, थोड़ा सा उनके मन में झुंझलाहट आ जाती थी जब लोग वो हिंदी भाषियों को हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हुए देखते थे। उन्होंने अपनी शोध का विषय राम कथा की उत्पत्ति और विकास को चुना। दूसरा, वो उस संस्था के सदस्य भी थे, परिमल के सदस्य थे। ठीक है, जिसमें सारे हिंदी साहित्य के कवि अपनी अपनी रचनाओं का लेखन कार्य करके जिसमें छपती थी, उस परिमल के वो भी सदस्य थे। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए आपके, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं। अगर एक आध पॉइंट मिस हो रहा हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। सर, हिंदी से उन्होंने वो एमए और बीए किया था, वो वाला पॉइंट। हाँ, ये पॉइंट भी इसमें लिखा जा सकता है कि उन्होंने हिंदी भाषा से ही अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा यानी बीए और एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। ये आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बैठ जाइए। तो इतने सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के आंसर्स में आ जाएंगे। अब इसके संबंध में अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। है कोई डाउट किसी के मन में? नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन अगला क्वेश्चन आप पढ़िए बेटा। नेम बताइए अपना पहले। ऋतिक सिंह। ओके ऋतिक सिंह। वंस कीप साइलेंट। इस पाठ के आधार पर फादर कालीन बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि आपके सामने उभरती है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करिए। यही तो क्वेश्चन है आपका। अपने शब्दों में उस छवि को आप व्यक्त करिए। तो भाई इसको तो आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखेंगे कि आपने इस लेसन को पढ़ा, आपने क्या देखा कि फादर का हृदय, ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज। फादर का हृदय में करुणा और दया भाव का अपार सागर था। ठीक है, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। वो सभी लोगों के यहाँ सभी लोगों के यहाँ उत्सवों में जब उनको बुलाया जाता तो वो जाते थे और उनको अपने आशीषों से भर देते थे।
उनको बड़े भाई बुजुर्ग के रूप में आशीर्वाद देते थे। लोगों को उनकी उपस्थिति में ऐसा लगता था कि सच उनके बड़े भाई और वो उनके साथ उपस्थित रहें। ठीक है, तो लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिलता था, एक संतुष्टि प्राप्त होती थी कि कोई उनकी दुख दर्द बांटने वाला भी इस समय उस समारोह में मौजूद है। ठीक, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। इस पाठ के आधार पर फादर काली मुल्के जी जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में तो वो लोगों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी, ध्यान सुनना, लोगों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी उन लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। मतलब उनकी मृत्यु में हजारों आंखें, लाखों आंखें नम थीं। लेसन में उन्हें गिनना संभव नहीं था, इसलिए लेखक ने लिखा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के समान है। तो ये मैंने अपने अनुसार बताया। इसके अलावा इस क्वेश्चन का जवाब तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। जो भी छवि आपके मन में उभरती है उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है कोई? बोलो आकांक्षा। फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो हाँ बताना चाहेंगे, हमें लग रहा है आप हाथ उठाए, बोलिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके मन में कोई भी छल या कोई कपट नहीं था। वो मानवता का जीता जागता अवतार थे। बिल्कुल सही भाई। मानवीय, देखिए इसका आंसर ऐसे बनाएंगे कि मानवीय शब्द कहाँ से आया है। मानवीय शब्द जो मानव, और मानव वही जो मानव कल्याण के लिए कार्य करे। भाई स्वार्थी तो हर प्राणी होता है, इस संसार में हर प्राणी स्वार्थी होता है जो केवल अपने लिए जीता है। आपने एक कोटेशन लिखा देखा होगा कभी कोई वॉल पे, मानव वही जो मानव कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक, तो मानवीय मतलब हो गया कि जो हमेशा दूसरों के लिए कार्य करे, दूसरों के दुख में उनका साथ दे, हमेशा उनके कल्याण की कामना करे, उनको आशीष दे, उन्हें अपने आशीर्वाद दे, कभी किसी से कोई द्वेष भावना न रखे, किसी के प्रति विद्वेष की भावना उनके मन में ना हो, लोगों के कल्याण की कामना करे। लोगों को लगने लगे ऐसा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति है, ऐसे सदैव कार्य करे। तो इसलिए फादर की उपस्थिति, क्या था क्वेश्चन आपका? इसलिए फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। कि एक पॉइंट और जोड़ना चाहेंगे उसमें, लास्ट में और जोड़ सकते हैं आप, या उसी आंसर बनाते समय इस चीज़ को जोड़ देना कि वो यहाँ आए तो थे किस चीज़ के लिए, जरा सोचिए, आप विचार करिए। वो आए थे यहाँ मिशनरीज का प्रचार करने के लिए। किस लिए आए थे? धर्म का प्रचार करने के लिए। उन्हें किस धर्म का प्रचार करना था? क्रिश्चियन धर्म का। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ देखा कि हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जो सबको समेट के चलती है। विश्व बंधुत्व की भावना है यहाँ की भाषा में, सबको समेट के चलती है। यहाँ इतने इम्प्रेस हो गए वो यहाँ की भाषा से, यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने यहाँ की संस्कृति को ही एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए फादर की उपस्थिति, और बाद में वो फिर सब केवल मानव कल्याण के लिए कार्य करने लगे, लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए, उनके यहाँ जाते थे, कभी किसी को भूलते नहीं थे। इसलिए फादर को क्या कहा गया है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया, क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था, बगैर किसी धर्म, जाति, पंथ, ऊंच नीच के भेदभाव के। ठीक है, तब ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और हैं? और बचे? अभी और हैं, बोलिए अभिषेक। नेक्स्ट। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? दरअसल ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फादर बुल्के ने परंपरागत सन्यासी की छवि से एक अलग छवि प्रस्तुत की है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आया था बीच में कि ये संकल्प से सन्यासी थे। तो अमूमन सन्यासियों की वेशभूषा क्या होती है तो आप जानते ही हैं, सन्यासियों की वेशभूषा सबने देखी होगी। तो बिल्कुल सन्यासियों की वेशभूषा से इतर थे ये, इतर मतलब बिल्कुल अलग थे। इन्होंने अपनी वेशभूषा में बदलाव नहीं किया था, वही सफ़ेद चोगा पहनते थे, यानी जो पादरियों का चोगा होता है सफ़ेद, उसी को पहनते थे। और इसके अलावा व्यक्ति को, देखिए दो चीज़ें होती हैं, कबीरदास जी ने हमेशा दिखावे का विरोध किया है। किस चीज़ का विरोध किया है? दिखावे का विरोध किया है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे संकल्प से सन्यासी थे,
किस चीज सन्यासी थे? संकल्प से। यानी ना तो वेशभूषा से सन्यासी थे, ठीक है, कर्म कुछ थे तो तभी तो संकल्प आया, ठीक है, तो कर्म से तो नहीं कहेंगे, संकल्प से सन्यासी ऐसे थे कि सन्यासियों के जो आंतरिक गुण होते हैं, जो एक सच्चे सन्यासी के आंतरिक गुण होते हैं, वो सारे गुण उनके अंदर मौजूद थे। वेशभूषा से सन्यासी नहीं थे। और भारत जैसे देश में किसी दूसरे धर्म के होने के बावजूद सारे गुण उनके अंदर मौजूद थे। यानी विश्व कल्याण की भावना थी, मानव कल्याण की भावना थी। ये हर सच्चा सन्यासी होगा उसके अंदर ये भावना होगी। स्वार्थीपन नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उनके अंदर नहीं था। एक बार जिससे मिल लेते थे उसे कभी भूलते नहीं थे। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट भी इसमें आता है, वो भी इसमें जोड़ देना आप। एक सन्यासी क्या होता है? सन्यासी हमेशा ग्रस्त जीवन से क्या करता है? त्याग करता है, ग्रस्त जीवन से दूर भागता है, तभी तो सन्यासी बनता है। भाई हम लोगों के हिंदू दर्शन के अनुसार सन्यास ग्रहण करने से पहले गृहस्थ आश्रम का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। और यहां उन्होंने किसी भी आश्रम का त्याग नहीं किया था, ठीक है। वो गृहस्थ होते हुए भी, गृहस्थ का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उन्होंने किसी भी अपने त्याग करने के लिए नहीं कहा था, और ना ही कभी किसी को ये सलाह देते थे कि आप अपने घर गृहस्थी को त्याग दें। अब आया समझ में? कभी उन्होंने पूरे लेसन में कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति से ये कहा हो कि आप सन्यासी बन जाइए, आप अपनी घर गृहस्थी को छोड़ दीजिए या गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें सिद्ध करती हैं कि वो एक कैसे थे? संकल्प से सन्यासी थे, यानी कार्य सन्यासियों के कर रहे थे। कोई क्वेश्चन किसी के मन में? एनी क्वेश्चन? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष नेक्स्ट। आशय स्पष्ट कीजिए का नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना। ये तो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ये लेसन, पिछले 3 दिन से लगातार बताता जा रहा हूँ कि फादर बुल्के लोगों के बीच इतने अधिक लोकप्रिय थे। इस पंक्ति का आशय क्या है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के समान है। ये तो लेखक ने लिखी है ये पंक्ति। इसका आशय क्या होगा कि फादर बुल्के लोगों के बीच इतने अधिक लोकप्रिय थे, बिल्कुल उन्हें लोग उनको अपने परिवार का सदस्य मानते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद लोग हृदय से उन्हें याद कर रहे थे, दुखी थे। तो उनकी मृत्यु पर इतनी आंखें नम थीं कि उनको गिनना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। इसलिए लेखक ने लिखा कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के समान है। आगे समझ में सबको? एनी डाउट? नेक्स्ट। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। देखिए फिर एक पंक्ति आई है कि फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए 2 चीजें होती हैं। मैंने आपको समझाया था जब पढ़ाया था लेसन, पिछले 2 डेज से यही चल रहा है, रीडिंग हो रही है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो मैंने कई बार बताया था कि एक होता है जबरदस्ती का, किसी को जब प्रेशराइज करके दुख जताना। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, कौन सा? नॉर्थ कोरिया का, कि नॉर्थ कोरिया में जब किम जोंग के पिता की डेथ हुई तो उन्होंने सीधा आदेश दे दिया। क्या दे दिया? कि जिसकी आंखों में आंसू ना उसको गोली मार दो। इट इज अ डिक्टेटरशिप, ये तानाशाही है, ठीक। तो ये तो जबरदस्ती का दुख, ये कैसा दुख था? जबरदस्ती का, कि दुख दिखाना ही दिखाना है, नहीं भाई जान जा रही है, क्या करें। और एक होता है व्यक्ति स्वेच्छा से इतना अधिक लोकप्रिय हो कि लोग स्वेच्छा से उसकी याद में दुखी हो। तो फादर बुल्के उन्हीं में से एक थे कि फादर बुल्के लोगों के बीच इतने अधिक लोकप्रिय थे, लोग उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे। और जैसे किसी परिवारजन के जाने पर लोग दुखी हो जाते हैं, वैसे ही इस पंक्ति में लिखा हुआ है। क्या पंक्ति थी बेटा आकांक्षा? फिर से पढ़ देना। फादर को याद करना एक उदास हाँ, तो जब भी जैसे कोई परिवारजन के कोई एक सदस्य, किसी भी परिवार का एक हंसता खेलता परिवार है जैसे, तो उसका कोई भी पारिवारिक सदस्य अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो परिवार के सदस्य जब भी उन्हें याद करते हैं, जिस क्षण भी याद करते हैं, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और ये याद कैसे व्यक्ति को किया जाता है? हमेशा याद रखना, अच्छे व्यक्ति को। किस प्रकार के व्यक्ति को याद किया जाता है? जिसने अच्छे कर्म किए हों, जो हमेशा अच्छा हो, ठीक है। जैसे हम लोग गांधी जी को याद करते हैं, भले ही 2 अक्टूबर को करते हैं, लेकिन करते तो हैं, करते हैं कि नहीं करते? वरना हजारों लाखों लोग रोज मरते हैं, कितने लोगों को लोग याद रख पाते हैं? तो जो व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर जाता है, हाँ, कुछ विशेष अलग हटके, उसको हमेशा याद किया जाता है। इसलिए हमें इनके जीवन से, महात्मा गांधी के जीवन से और जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, इनके जीवन से हमें हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। किस प्रकार की प्रेरणा? कि हमें सदैव ऐसे कार्य करना है जो मानव कल्याण के लिए हो,
ठीक है, इस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन से मैंने आपको थोड़ा सा समझा भी दिया कि हमें सदैव कैसे कार्य करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जो मानव हित में हो, मानव कल्याण के लिए हो, ना कि मानव विनाश के लिए हो। ऐसे कार्य नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम उस देश से हैं जो हमेशा लोक कल्याण की भावना से कार्य करता है। भारत एक ऐसा देश है जो कभी दूसरों पर न तो अधिकार करना चाहता है, ठीक है, और हमेशा विश्व बंधुत्व, विश्व शांति का पक्षधर रहा है भारत देश। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा किसी के मन में, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो फिर से पुटअप कर लीजिए। है कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन लेफ्ट? तो अब बेल भी लग गई है। ये सारे क्वेश्चन आंसर मुझे फेयर नोट में लिखे हुए चाहिए, ठीक है। अब ये गद्य का पोर्शन आपका, क्षितिज के गद्य का पोर्शन का आज ये लास्ट लेसन था। अब आपके ये क्षितिज का गद्य पोर्शन आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। बाकी फिर अब नेक्स्ट क्लास में।